नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 22 जुलाई 2020 है, दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। दिस वन इज फ्रॉम मार्कस ऑरेलियस। द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। उनका कहने का मतलब यहाँ पर यह है, पहले तो मैं ट्रांसलेशन दे दूं आपको, कि हमारी जो आत्मा है उसका जो भी रंग है वो हमारे विचारों के जो रंग है वो रंग हमारी आत्मा के ऊपर लग जाते हैं। तो मेरा आपके लिए प्रश्न यह है, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें, मेडिटेट करें इस चीज़ के ऊपर कि हम किस प्रकार के कलर्स को, किस प्रकार के विचार या फिर किस प्रकार के कलर्स को हमारी आत्मा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है, तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। सबसे पहले बात करते हैं यूएई के मिशन मार्स के बारे में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है। सक्सेसफुल लॉन्च इसका हो चुका है। ये यूएई का पहला ऐसा मिशन है मार्स के लिए। इसका नाम है होप या फिर अल अमल। इसको जापान के सेंटर से लॉन्च किया गया था और होपफुली फरवरी 2021 तक ये मार्स तक पहुंच जाएगा। ये सिर्फ यूएई का नहीं, लेकिन पूरे अरब स्पेस सेंटर की बात करें, अरब वर्ल्ड की बात करें, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, तो उसका ये पहला ऐसा मिशन है टू मार्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसका लक्ष्य ये है कि पूरा जो मार्शियन ईयर है, हमारी जो पृथ्वी है, प्लेनेट ब्लू जो है हमारा, तो इसके 365 डेज होते हैं, या फिर टू बी प्रिसाइज 365 डेज एंड 6 आवर्स, इज इट? तो इसलिए फोर्थ ईयर पर हमें मिलता है एक लीप ईयर। तो टू बी प्रिसाइज 365 डेज एंड 6 आवर्स, राइट? तो एक दिन फिर हम फोर्थ ईयर में एक दिन हम ऐड कर देते हैं और वो बन जाती है 29 फरवरी। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी रिसर्च कर लें, राइट? ये मैंने जानबूझकर आपके लिए नहीं रखा है। मार्शियन ईयर, मार्स का जो एक साल है, बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं। एक साल जो है वो उसकी कितने डेज होते हैं इसमें, ये आप देख लीजिएगा। फिर डे और नाइट जो हैं, इसका सर्कल क्या है, मीन्स कितना लंबा दिन होता है, कितनी लंबी रात होती है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप जो मार्स हैं, ये यहाँ पर सन है और अलग अलग प्लैनेट्स जो ऐसा रेवोल्यूशन और रोटेशन कर रहे हैं, तो अपनी एक्सिस के ऊपर डे और नाइट में रोटेशन में कितना टाइम लगता है मार्स को, और पूरा जो सन का चक्कर है जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं, ये एक बेसिक चीज़ है। मैं चाहता हूँ आप इसको देख लीजिएगा, राइट? ये आपके लिए एक होमवर्क है, और सिर्फ होमवर्क ऐसा नहीं है, देखना है आपको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी प्रोवाइड करना है। ये आपके लिए आज का प्रश्न है, रिसर्च टॉपिक है आपके लिए। क्योंकि ये जो मार्स पर भेजा गया, यूएई ने जो अपना होप भेजा है मार्स पर, तो इसका मेन लक्ष्य यह है कि ये मार्शियन ईयर जो है उसके पूरे क्लाइमेट को, एक साल में किस किस प्रकार के क्लाइमेट्स वहाँ पर हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है। अब एग्जैक्टली किस प्रकार के क्लाइमेट्स हैं उसकी डिटेल्स हमें ये जो मिशन है उससे हमें मिलेगी, पूरी दुनिया को मिलेगी, लेकिन मार्शियन ईयर के बारे में तो लोग जो हैं वो जानते हैं, ये डेटा जो है वो अवेलेबल है। तो इसके ऊपर से आपको एक सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये डिटेल मिस मत कीजिएगा। यूएई वांट्स दिस मिशन टू कैटलाइज ग्रोथ इन इट्स स्टेम सेक्टर, जो अपना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सेक्टर में अपने देश में और ज़्यादा ग्रोथ देखना चाहता है यूएई। और सिर्फ यूएई नहीं, पूरा अरब वर्ल्ड जो है, जो सऊदी अरेबिया है। मुझे याद है कि जब मैं एक यूनिवर्सिटी में था आउट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पर बहुत सारे अरब कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, सऊदी अरेबिया, फिर कतार और ऐसे यूएई, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और दोस्त भी थे हम, तो दे यूज्ड टू कम टू यूके, और वहाँ पर आकर वो इंग्लिश सीखने के लिए आते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स भी कर रहे थे मैनेजमेंट में मेरी तरह, और दे यूज्ड टू कम देयर फॉर इंग्लिश।
और फिर धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा हो गया कि वो इंजीनियरिंग और इन सारी फील्ड के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आते थे। एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू नो कि उनकी सरकार जो है उनको सारा सारा पैसा, बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन था, तो वो फ़ीस पे करना, फिर उनके रहने खाने पीने के खर्च जो हैं वो देना। यू नो इट वेरी वेल कि लंदन एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है, तो ये सारा सपोर्ट जो है वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, क्योंकि उस टाइम पर ये चीज़ पता नहीं थी। लेकिन अब जब व्हेन आई गो इन द पास्ट, तब पता चला कि ओके, एक लंबे टाइम से, पिछले कुछ 10-15 सालों से वहाँ के देशों ने अपनी जो एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है उसको धीरे धीरे वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे अरेबिक वर्ल्ड में नए सिटीज़ बन रहे हैं, ग्रीन सिटीज़ बन रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनका जो मेन एक फोकस है वो है आईटी, फिर ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो अब जान चुके हैं कि उनके पास जो पैसे हैं ये सिर्फ कार्स और ये सारी चीज़ों में अगर मीन्स पैसे खर्च करना कोई इसमें एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, क्योंकि एक वक्त आएगा जब इस दुनिया में ऑयल नहीं रहेगा, अगर होगा तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। तो इनफ लग्जरी बहुत आपने एंजॉय कर ली, अब उनको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ये हैं उनका एक बड़ा लक्ष्य है। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ये होप है, ये अरब वर्ल्ड के लिए भी एक होप है, सिर्फ मार्स के लिए नहीं, ये यहाँ पर भी पृथ्वी के ऊपर इस रीजन में भी वहाँ के लोग, वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करने की एक नई आशा की किरण है। तो इस हिसाब से भी हमें देखना चाहिए। अब बात आती है भारत और यूएई की। भारत और यूएई के रिलेशनशिप कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। भारत के बहुत सारे लोग यूएई में काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ब्लू कॉलर वर्क करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो वाइट कॉलर में भी हैं। वाइट कॉलर यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसके टॉप लेवल पर भी हैं। तो भारत और यूएई के रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा इस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, आईटी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सारे क्षेत्रों में बहुत और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। और सिर्फ इंडिया और यूएई नहीं, इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के भी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश। बहुत ही क्विकली, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार हैं, बहरीन हैं, कुवैत, फिर यहाँ पर हैं ओमान। तो ये कुछ देश हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सारे देश के नाम, उनके कैपिटल्स जो हैं आप देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। ये जो तस्वीर है ये पूरी फाइल जो है वो आप मेरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर से डाउनलोड कर पाएंगे। इंडिया की आईटी और स्पेस टेक्नोलॉजी में एक प्रोग्रेस है, हमारी एक क्षमता है, कैपेसिटी है, और पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि दोनों देशों के बीच में, दोनों देश ही नहीं लेकिन ये गल्फ जीसीसी और इंडिया के बीच में भी रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। और ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है। दिस इज़ ईरान हियर, राइट। तो ईरान टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं और ये सारे देश जो हैं वो टेक्नोलॉजी में ईरान के साथ कम्पीट करना चाहते हैं। तो इसमें भी भारत जो है वो उनकी मदद कर सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सेलिंग इनटू ए न्यू फ्यूचर। 1971 की बात है जब यूएसएस एंटरप्राइज, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका नाम है यूएसएस एंटरप्राइज। पाकिस्तान की मदद के लिए ये यूएसएस एंटरप्राइज जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में आना चाहती थी। इट वेरी वेल, बांग्लादेश का जन्म हुआ, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था और भारत ने इनकी मदद की और ये बन गया फिर बांग्लादेश। तो एक लंबे टाइम से ये सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं वो जहन में रहती है एक देश के, कि एक वक्त था जब यूएसए ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के खिलाफ भेजा था। लेकिन आज एक नई चीज़ हुई और एक नया चैप्टर जियोपॉलिटिक्स में, एक ऑल टुगेदर नया चैप्टर, जिसमें यूएसए और इंडिया, वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली मिलकर बीजिंग के खिलाफ एक नई ताकत के तौर पर आगे आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर है ये है यूएसए का एक एक बहुत ही लेटेस्ट, निमित्ज इसका नाम है, और ये आज के ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिला है। ऑल ऑफ दिस सडन अनशेड्यूल्ड एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इंडिया और यूएसए की नेवल शिप्स जो हैं इन्होंने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज की
और ये सिर्फ नेवल एक्सरसाइज नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंडिया और यूएसए की बढ़ती रिलेशनशिप एक और ज़्यादा गहराई रिलेशनशिप में जो है वो देखने को नज़र आ रही है। यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर साहब ने ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि डोंट अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसीज। जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी शक्ति को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये स्टेटमेंट किसके लिए था? ये स्टेटमेंट था चाइना के लिए। इसी के साथ यूएसए का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को पास किया है और इस एक्ट में ये बताया गया है कि चाइना ने जिस प्रकार से गलवान वैली में और लद्दाख में जिस प्रकार से एक इंकर्जन किया है, नॉट इंक्लूजन सॉरी इंकर्जन जो किया है, तो ये गलत है और चाइना जो है वो इस प्रकार से विस्तारवादी एक देश है। ये जो पीछे से हम जानते हैं, तो ये चीज़ वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक लॉ पास किया है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं मीन्स इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं और चाइना के खिलाफ ये दोनों देश जो हैं वो मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। चाइना हैज़ ओनली सक्सीडेड इन फॉर्मलाइजिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक टाइज विद द यूएस इनटू ए म्यूचुअली बेनिफिशियल मिलिट्री रिलेशनशिप। चाइना ने ये जो हमारे देश के ऊपर एक घुसपैठ करने की जो कोशिश की है, तो चाइना को लगा कि चाइना भारत को एक सबक सिखाएगा। चाइना को लगा कि भारत जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, उनको लगा कि भारत जो है वो अपने घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट यूएसए और भारत के रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। एक लंबे टाइम से भारत जो है वो एशियन सेंचुरी में विश्वास रखता था। एशियन सेंचुरी यानी कि ये जो 21st सेंचुरी है, तो इसमें चाइना और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी होगी और इसकी वजह से पूरी दुनिया का एक ग्रोथ इंजन के तौर पर ये दोनों देश जो हैं देखने को मिलेंगे। और ये एक बड़ा सपना था, एक बड़ी बात थी, लेकिन इस पूरी एशियन सेंचुरी की जो आशा थी, ये जो ऑप्टिमिज्म था, इसके ऊपर चाइना ने पानी फेर दिया है। चाइना ने इसको बर्बाद कर दिया है। एक लंबे टाइम तक अब इंडिया और चाइना के बीच में जो एक कोर्डियल रिलेशनशिप है, जो एक फ्रेंडशिप वाले जो एक बता दूं आपको एक चीज़ के भारत और चाइना के बीच में फ्रेंडशिप जैसी कोई चीज़ खास नहीं थी। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी ऑफिस में या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो या तो आपके रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल होंगे। आपको जितना पेमेंट मिलेगा आप उतना काम करेंगे, राइट? आप परफॉर्म करें, आपको पेमेंट मिलेगा। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी से थोड़ा पेमेंट कम भी मिल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि चलो अच्छे रिलेशनशिप हैं तो पैसे ही सब कुछ नहीं है, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं। तो ये है, कई जगहों पर दोनों होता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है और पर्सनल रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा है, ट्यूनिंग काफ़ी अच्छा है। तो ये भी हो सकता है। भारत और चाइना के रिलेशनशिप जहाँ तक मैंने समझे हैं तो ये बहुत ही प्रोफेशनल थे। ऐसा कोई ख़ास ऐसा कोर्डियल या फिर एक जो हम कहते हैं कि एक वार्मथ नहीं था रिलेशनशिप में। अब चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बताया कि इंडिया हैज़ टू शेयर इट्स caution and step out confidently to articulate its interest। आज तक भारत जो है वो थोड़ा लिमिट में था या फिर थोड़ा भारत बहुत ही सोच समझ कर चल रहा था, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि भारत बहुत ही कॉन्फिडेंटली बाहर निकले दुनिया में या फिर चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, दुनिया को क्लियरली बता दे कि भारत क्या है, भारत क्या चाहता है और भारत क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करेगा और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ये भारत की बाउंड्रीज है। अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज़ों को क्रॉस किया, अगर आपने ये सारी लिमिट्स को क्रॉस किया, तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा। इंडिया विल डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल। ओके, फिर बात करते हैं कोविड वैक्सीन सून। एक आशा की किरण, एक होप आप कह सकते हैं, अल अमाल, राइट? दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन है इसका फेज़ 3 जो है, इनिशियल फेज़ 3 के ट्रायल्स जो हैं, इसने काफ़ी एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने रखा है और ये एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। Optimism held sway as 23 vaccines more were reported to be ready for human trials and 140 other vaccine candidates lined up
टू फार बिहाइंड। मतलब यह है कि 23 मोर ऐसी दवाई हैं, वैक्सीन्स हैं जो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए नियरली रेडी हैं, और 140 ऐसी वैक्सीन हैं जो आने वाले टाइम में इस स्टेज तक पहुंच जाएगी। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस प्रकार के ट्रायल्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने सामने मीन्स आगे चलकर उन्होंने साइन अप किया है, हेल्थी और इन्फेक्टेड लोगों ने अगर मीन्स वो सामने आए और उन्होंने बताया कि आप हमारे ऊपर ये दवाई जो है वो ट्राई कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस एडिटोरियल की लाइन है जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान में रखिए कि सिंस लेट 2019 शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कोरोना वायरस जो है वो कब से इसका जो स्टार्टिंग है वो कब से हुआ। बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स का कहना यह है कि नवंबर 2019 से ये स्प्रेड होने लगा था। नवंबर दिसंबर ये दोनों महीने जो हैं ये चाइना ने दुनिया को नहीं बताया, और जनवरी में आकर फिर दुनिया को पता चला, और WHO ने भी स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसके बारे में डिक्लेरेशन किया। तो सिंस लेट 2019 से ये वायरस जो है ये स्प्रेड हो रहा है। आज तक 1.45 करोड़ लोगों को ये इन्फेक्ट कर चुका है, और 6 लाख लोगों की इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ह्यूमन एंडेवर है, हमारे जो प्रयास हैं, ये सबसे बड़ा अगर कोई क्योर है, सबसे बड़ा कोई वैक्सीन है, कोई दवाई है, तो ये है हमारे प्रयास। isn't it? ह्यूमन बीइंग्स का जो एंडेवर है हमारे, और साइंस आज हमने यहाँ तक पहुँचाया है कि छोटी बड़ी बहुत सारी डिटेल्स जो है, बहुत सारी चीज़ें जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी आज हम वो कर पा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के साथ साथ चाइना ने भी एक लेट जून में एक शॉट डेवलप किया था, और यहाँ पर ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है उसमें ये है कि ये एक व्यक्ति को जब दी जाती है तो बहुत ही सेफली, विदाउट कोई ऐसी सीरियस साइड इफ़ेक्ट के बिना, ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, और टी सेल्स जो हैं उसको बूस्ट करता है, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली कौन सा ऐसा वायरस है जिसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। भारत के लिए एक अच्छी बात ये होगी क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो है इसने पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके साथ एक पार्टनरशिप की है। तो होपफुली ये जब दवाई ग्रीन सिग्नल इसको मिल जाएगा वैक्सीन का, तो भारत एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर के तौर पर, इस दवाई के मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम करेगा। और आपको पता है कि एम्स का भी एक इंडिजिनियस वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, तो इसके ऊपर भी काम जो है वो चल रहा है। कोशियस ऑप्टिमिज्म, इससे पहले कभी भी 6 महीने के अंदर ये सारे स्टेजेस, ये इसी टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो दवाइयाँ हैं जिसको ट्राई किया जा रहा है, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि 6 महीनों के अंदर इस स्टेज तक हम पहुंच जाएं। तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग, राइट। थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, पहले जो एक रिजिडिटी थी तो उसको थोड़ा एक ग्रीन सिग्नल दिया है, या फिर उसको थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से पूरी दुनिया जो है वो गुजर रही है। इबोला के टाइम पर या फिर H1N1 के टाइम पर जो है वो इतना जल्दी हमें रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिला था। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 कैंडिडेट वैक्सीन्स जो हैं वो ऑलरेडी अलग अलग लेवल पर हैं, और 142 जितने जो हैं वो जल्दी नए लेवल तक पहुंच जाएंगे। मीन्स स्टेज 1, 2, 3 की बात मैं कर रहा हूँ। फिर भी हमें ध्यान रखना होगा, राइट, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस हियर। एक रिक्वायरमेंट है, वी नीड इट एज क्विकली एज पॉसिबल, लेकिन इसी के साथ साथ सेफ्टी जो है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो स्टेजेस हैं, उसको हमें थरोली फॉलो करना चाहिए। दैट्स द मेन बॉटम लाइन हियर। एफर्ट्स टू एक्सेलरेट clinical trials should not rely on shortening of follow-up periods or bypassing critical steps. दवाई हमें चाहिए जल्द से जल्द, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो क्रिटिकल स्टेप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उनको बाईपास कर दें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ऑन द लूज। दिस वन इज अबाउट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो वहाँ के गवर्नर हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच में बहुत सारे इश्यूज़, और ये पहली बार नहीं है, बार बार हमें ये इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। मंडे की बात करें तो वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं, जगदीप धनखड़ साहब, तो उनकी मुलाकात हुई हमारे होम मिनिस्टर के साथ, और उस टाइम पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि वहाँ की सरकार जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार में क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को अपडेट किया है। Before the meeting, he had said it was part of his duty to preserve, protect and defend the Constitution under Article 159. हमारा जो आर्टिकल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 159 है, और उसके तहत एक गवर्नर की ड्यूटी है कि वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और
कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करें, हमें संविधान को डिफेंड करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। अब गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, गवर्नर की जो पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनका रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के रोल के बारे में बेसिकली बताया गया है। लेकिन गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस के ऊपर काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, फिलहाल बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है, तो बीजेपी के बहुत सारे सीनियर ऐसे लोग जो हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल किरण बेदी, तो किरण बेदी जो हैं वो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो बीजेपी में नहीं थे, राइट। लेकिन वो आप का जब जन्म हुआ उससे पहले की बात है पॉलिटिक्स की, तो अन्ना हज़ारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, किस प्रकार से आपको पता होगा कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक आवाज़ उठाई, और फिर इन तीनों के बीच में जो भी इश्यू हुआ हो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। फिर फाइनली दिल्ली में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने किरण बेदी जी को टिकट दी, और फिर वो इलेक्शंस में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन फाइनली उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट दी गई। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नर्स होते हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के, मीन्स किसी क्या रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं, राइट। उनको कोई ऐसी पॉलिटिकल मिनिस्टर या फिर ऐसी पोस्ट नहीं मिली, लेकिन फिर उनको ये सीनियर लोग होते हैं, तो उनको एक गवर्नर की पोस्ट जो है वो दी जाती है। दिस इज़ द रियलिटी, राइट। आप बुक्स में कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि उनको खुश करने के लिए, उनको एक थैंक यू करने के लिए एक उनको पोस्ट दी जाती है। थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नर की होती है। तो नेचुरली अगर एक जगह पर एक ऐसी पार्टी है, फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, और उनके और बीजेपी के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी तीखे रिलेशनशिप है, तो इन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में भी आपको यही इश्यू जो है वो देखने को मिलेगा। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी और चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। तो अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर भी इश्यूज हमें देखने को मिले थे। मिस्टर धानकर जो हैं, उनका झगड़ा वाइस चांसलर्स, स्टूडेंट्स, तृणमूल कांग्रेस लीडर्स के साथ हुआ। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये फंक्शनिंग के लिए, उस राज्य के फंक्शनिंग के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सरकार जो है वो क्लीन है। क्लीन इन द सेंस कि वहाँ की सरकार जो है वो भी काफ़ी, वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि एक एग्रेसिव लीडर हैं, कॉम्बेटिव पॉलिटिशियन हैं। और कोरोना वायरस की बात करें तो वहाँ पर इतना अच्छी तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस को हैंडल नहीं किया है। अब बीजेपी का एक लंबे टाइम से एक सपना रहा है कि वो वेस्ट बंगाल को जीते, लेकिन वहाँ पर उनको असफलता मिल रही है। तो ये शायद पहले से ही एक प्रेशर, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वहाँ पर 1 साल के अंदर वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो ज़ोर शोर से तैयारी जो है वो आई थिंक उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हमारा फोकस ये बीजेपी जीते, तृणमूल कांग्रेस जीते, वो जनता तय करेगी। आवर मेन फोकस हियर शुड बी गवर्नर के। गवर्नर जो हैं उनकी पोस्ट ने कई बार अलग अलग जगहों पर इश्यूज क्रिएट किए हैं, तो इसमें थोड़े हमें बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन ये पॉलिटिकल विल के बिना ये नहीं हो सकता है तो अगर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मिलकर जो गवर्नर हैं उनको ये बता सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए रादर देन पॉलिटिक्स। टुवर्ड्स रोबस्ट डेटा रेगुलेशन, एक बहुत ही अजीब सी बात है कि हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, लेकिन हमारे देश में एक नॉन पर्सनल डेटा को लेकर एक कमेटी जो है इसको गठित की गया था। अब आप बताइए कि ये जो कमेटी है इसके हेड कौन है? ये आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर प्रोवाइड करना है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो कमेटी है नॉन पर्सनल डेटा वाली कमेटी, तो इस कमेटी ने अपना 12 जुलाई को, इस NPD कमेटी ने अपना डेटा जो है वो रिलीज़ कर दिया, अपना जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में, की स्टेक होल्डर्स के बारे में बात बताई गई है। तो डेटा प्रिंसिपल्स कौन कौन हैं? तो इंडिविजुअल्स, मैं और आप, फिर कंपनीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, तो ये लोग डेटा प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में हैं।
The roles and rights of individuals and companies in the context of data governance are well understood. हम जानते हैं कि डेटा गवर्नेंस की जब बात आए तो राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, हम मेरे और आपके राइट्स, हम क्या सर्व कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका डेटा जो है ये सीक्रेट होना चाहिए, राइट, ये हमारा एक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कमिटी है, however, the idea of communities as data principles is introduced ambiguously by the report. While it provides examples of what might constitute a community, example citizen groups in neighborhoods, there is little clarity in rights and functions of the community. यहाँ पर community क्या है इसके बारे में डिस्कशन की गई, लेकिन community के अधिकार, उनके functions क्या है, इसके ऊपर कोई clarity नहीं है। नेक्स्ट आर डेटा कस्टोडियंस। डेटा की रक्षा करने वाले कस्टोडियंस कौन है? तो कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, यूसेज ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका इस्तेमाल बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हो, इसके बारे में बात की गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेटा कस्टोडियन या फिर कम्युनिटीज़ जो हैं, इसका रिलेशनशिप किस प्रकार से होगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है। इनफैक्ट शॉकिंग चीज़ तो ये है कि जो डेटा कस्टोडियंस हैं वो डेटा का इस्तेमाल मोनेटाइजेशन यानी कि पैसे बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये डेटा कस्टोडियन किस प्रकार के हुए? डेटा जो है, जो नॉन पर्सनल डेटा है, इसका एक बेसिक बॉटम लाइन मैं आपको बता दूं, नॉन पर्सनल डेटा का इस्तेमाल जो है ये समाज के भलाई के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेटा कलेक्ट करके आप इकोसिस्टम, जो इकोलॉजी है, इसके और ज़्यादा इकोलॉजी को बढ़ाने के लिए, इकोलॉजी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अगर डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए अगर डेटा का इस्तेमाल किया जाता है तो ये नॉन पर्सनल डेटा जो है वो हम सब के लिए अच्छा है। लेकिन फिर अगर आप इससे डिटेल्स निकाल कर आप इससे पैसे कमाएंगे कि लेट्स से कि आपको ये डेटा चाहिए और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आपका ही डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि अब कार्स जो हैं वो आ चुकी हैं, सिम कार्ड वाली कार्स, इसनेट, आप कार को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा उसका चेक कर सकते हैं। अब ये सारी सिस्टम जो है वो आ चुकी हैं, और मोटरसाइकिल्स में भी ये चीज़ जो है वो अब दूर नहीं है। तो दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि अब डेटा का इस्तेमाल करके समाज का भला होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई अगर पैसा कमा रहा है और आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर ये चीज़ जो है वो गलत है। फिर डेटा ट्रस्टीज़ कैन बी गवर्नमेंट, सिटीजन ग्रुप्स और यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इसका भी रिलेशनशिप क्या होगा, इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस कमेटी ने अच्छा, चलो, काम जो है वो अच्छा किया है, एक अच्छी सोच के साथ इस कमेटी ने रिपोर्ट डिलीवर किया है, लेकिन और ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की आवश्यकता, और ज़्यादा ग्रास रूट के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनको ऑन बोर्ड लाइए। डेटा और ये सारी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाइए, तब आपको एक अच्छा रूल्स या फिर रेगुलेशन वाला एक मीन्स आइडियाज़ मिलेंगे, और उससे फिर हम इसको और ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं। इंडिया आइडियाज़ समिट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आज इस इंडिया आइडिया समिट को एड्रेस करने वाले हैं। ये यूएसए और इंडिया की बिजनेस काउंसिल की 2 दिनों की समिट है। 45th एनिवर्सरी हम सबमिट कर रहे हैं, सॉरी नॉट 45th एनिवर्सरी, इस समिट जो है इसके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे, और थीम है बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, राइट। कोविड-19 के बाद की दुनिया में यूएसए और इंडिया की पार्टनरशिप किस प्रकार से होगी, इसके बारे में बात हुई है। फिर इंडिया के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं, उन्होंने कल शाम को इस यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को एड्रेस किया। उन्होंने पोस्ट कोविड-19 दुनिया के बारे में बात की, भारत ने किस प्रकार से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। आत्मनिर्भर भारत के बारे में उन्होंने बताया, हमारे पीयूष गोयल साहब ने बताया कि भारत जो है वो दुनिया का एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। N95 मास्क 100% प्रोटेक्ट करेंगे आपको, ये बात गलत है। अच्छा है कि आप एक कपड़े का मास्क पहने, ऐसा बताया है हर्षवर्धन साहब ने। नेशनल क्लिनिकल ग्राउंड्स ऑन कोविड-19, ये एम्स इंडिया, बिग पार्डन, एम्स दिल्ली, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये प्रोग्राम जो है वो हमारे देश के हर एक डॉक्टर को मीन्स कैसे वो कोविड-19 ट्रीटमेंट में पार्ट ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर एक प्रोग्राम है। अमरनाथ यात्रा, पहली बार 150 ईयर्स में ऐसा होगा कि अमरनाथ यात्रा जो है वो इस टाइम कैंसिल की गई है। बिहार में फ्लड की सिचुएशन, और यहाँ पर नदी का जो नाम है वो है गंडक। तो इस नदी के बारे में जुड़ी हुई डिटेल्स जो हैं वो आप निकाल लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा अपना एटलास मैप खोलकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी एक मैप यहाँ पर रख सकता था, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे, इस मैप को एटलास बुक नहीं निकालेंगे,
तब तक आप इस नदी के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे। तो थोड़ा एफर्ट अगर आप नहीं लेंगे तो चीज़ें भी याद आपको नहीं रहेगी। सेरो सर्वे में ये पता चला है कि 23% जितने लोग जो हैं दिल्ली में वो कोविड पॉजिटिव हैं। वैक्सीनेशन, हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन करने में 2 साल का वक्त लग सकता है। और हिंदुस्तान टाइम की एक स्टोरी है, जेफ बेजोस ने $13 करोड़ जो है अपनी वेल्थ में एक दिन में ऐड किया है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग दिस वीडियो। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।